चलो देखो, अब तक हम लोगों ने शायद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देख लिया है ना, ठीक है। फिर हम बता रहे हैं अगर तुम इतना चीजें समझ गए तो बाकी में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार पिछली वाली क्लास हम लोग रिकॉल करते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए मैंने बोला था कि पहला केस था कि कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर विल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट टू द ओनर, यही था ना, जिसमें हमने हाँ डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन, ठीक। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर गिफ्ट में मिलेगा, विल में मिलेगा, सक्सेशन होगा, इनहेरिटेंस होगा, ठीक। तो इन सारे केस में हम लोग क्या होगा, जो पिछले वाले ओनर को जो कॉस्ट पड़ी होगी वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा, यही पढ़े थे, ठीक। अब उसी को हम थोड़ा आगे करते हैं। इंडेक्सेशन जब हम कर रहे होंगे तो सबसे पहले बताओ, इंडेक्सेशन हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का करते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का करते हैं? लॉन्ग टर्म का, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा रहता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो हमको उसको इंडेक्सेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो वहां पे हमको इंडेक्सेशन करना होगा, ठीक। इंडेक्सेशन करने के लिए मैंने बताया था कि क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला है आपका। अब देखो ध्यान से, क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगा इनटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ईयर ऑफ ट्रांसफर का मतलब जिस साल हम उस एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं, इस साल आपके लिए जो ईयर होगा वो क्या होगा, 2019-20, यही आपका है प्रीवियस ईयर, ठीक। तो 1920 में जो भी आपने ट्रांसफर किया होगा उसका CII, और आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है, वैसे तो उसमें आपको एग्जाम में दे देगा कि ये CII है, ठीक। अदरवाइज हम लोग को पता है कि उसकी 289 क्या होती है, CII होती है। तो 289 हमारी CII हो गई, ठीक, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। उसको डिवाइड कर देंगे CII ऑफ द फर्स्ट ईयर असेट वाज हेल्ड, यानी कि सबसे पहली बार असेट जब खरीदा गया था तो उस समय की CII क्या थी, या और CII ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज लेटर, या फिर 2001 की जो CII रहेगी, उन दोनों में से जो बाद में होगा वही CII क्या कर लेंगे, ले लेंगे। कुछ समझ में आया? सुन लो ध्यान से। अगर मैंने 2004 में असेट खरीदा, कब खरीदा, तो 2004 की कुछ CII रही होगी, और दूसरा हमको क्या बोल रहा है कि 2001 की CII, और इन दोनों में से जो क्या होगा, लेटर। तो जल्दी से बताओ, लेटर का मतलब होता है बाद में, तो बताओ इसका CII लेंगे कि इसका CII लेंगे, 2004 का। इतनी बात समझ में आई। केस नंबर 2, अगर मैंने वो एसेट खरीदा है 1994 में, कब खरीदा है, 1994, तो मेरे पास CII 1994 की या CII 2001 की, विच एवर इज लेटर, तो लेटर क्या है 2001, तो 2001 ले लेंगे। या इसको हम और एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि अगर 2001 से पहले आपने असेट खरीदा, क्या बोले, 2001 से पहले अगर आपने असेट खरीदा, तो उस केस में आपकी CII जो हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, 1 अप्रैल 2001 की हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, 100। यानी कि जब कभी भी आप एसेट कब खरीदोगे, 2001 से पहले खरीदोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले खरीदोगे तो बाद वाला यही पड़ेगा, और बाद वाली CII क्या होती है, 100 होती है। तो यानी कि 2001 से पहले आप जब भी एसेट खरीदोगे तो CII क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे। इतनी कहानी समझ में आई, ये फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक। कॉस्ट नहीं, CII, और उतना भी हमको पता ही नहीं है 2001 के पहले क्या रही होगी, तो 2001 की कितनी हमको पता है, 100 है, तो हम लोग 100 ले लेंगे। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े। दूसरा क्या है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। मैंने बोला था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी क्या होती है, इंडेक्सेशन होती है, और इंप्रूवमेंट भी क्या होता है, इंडेक्स होता है। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या बताए थे कि पहले मेरे पास घर था, उस पे मैंने 2-3 रूम ऐड कर दिया, वरांडा ऐड कर दिया, कुछ गैलरी बनवा दिया, ठीक, तो वो सब किस में आता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में। इतनी बात समझ में आई। वो भी इंडेक्सेशन होता है। उसके लिए देखो क्या है फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह क्या हो जाएगा, इंप्रूवमेंट लेंगे, ठीक, इनटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, वही सेम वाला, डिवाइड किससे कर देंगे, CII इन द ईयर इन विच द इंप्रूवमेंट वाज डन, इन विच
द इंप्रूवमेंट वॉज डन, यानी कि जिस साल हमने इंप्रूवमेंट किया होगा उस साल की CII ले लेंगे। ठीक, अच्छा उसके बाद एक मैंने नोट लिखवाया, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डन बिफोर 1/4/2001, यानी कि 1/4/2001, 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर आपने इंप्रूवमेंट कराया होगा तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाए, शैल नॉट बी डिडक्टेड, यानी कि वो माइनस नहीं होगा। इसका मतलब कि उस समय अगर हम इंप्रूवमेंट कराए होंगे उसके पहले तो हमको उससे कोई मतलब नहीं होगा। कहानी समझ में आई? बोलो। यानी कि ये जब भी होगा तो कब होगा, 2001 के बाद होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि 2001 के पहले की इंप्रूवमेंट हम लोग नहीं लेंगे, और यही वजह है कि ये वाली लाइन जो है वो इसमें नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि जब हमको लेना ही है 2001 के बाद का, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लेटर का कोई वर्ड ही नहीं आएगा उसमें, तो ये वाली वर्ड इसमें नहीं लिखी है। इसमें सिर्फ क्या लिखा है, अगर इंप्रूवमेंट आपने 2001 के पहले किया होगा तो लेंगे ही नहीं, और 2001 के बाद की लिए होंगे तो इसका मतलब कि वही लेटर होगा, 2001 के बाद वाला लेटर होगा, तो इसीलिए हमको ये वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग सिर्फ क्या लिख दिए, ये वाला, और ये वाला यहाँ पे हमने वर्ड लिख दिया। कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े, अब एक क्वेश्चन करें। ठीक, तो जरा एक क्वेश्चन तुम लोग ध्यान दो। 7 पेज नंबर है तुम्हारा 299 मेरे बुक में। ठीक है, 299 तुम लोग मेरे साथ 301 होगा, 301 हाँ के आसपास में होगा। 7 इलस्ट्रेशन बोल रहे हैं, ठीक है, करें। अब देखो, कह रहा है कि एक्स परचेज्ड अ रेसिडेंशियल हाउस फॉर 1,50,000 इन 1999 और 2000, ये लिखा है 8 और 1999 लिखा है, ठीक है। चलो, एक्स परचेज द रेसिडेंशियल हाउस फॉर 1,50,000 इन 1998 और 1999। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 वाज 2 लाख। ठीक, he gifted the house to Y in 2004 or 5. The fair market value of the house on the date of gift was 4,20,000. Z filed a suit on Y claiming the title to the gifted property. Y paid rupees 50,000 to Z for compromising the suit. Y sold the house on 10th December 2019 for rupees 23 lakh. Determine the chargeable capital gain in the case of X and Y. The cost inflation index in 2001 and 245 and 1920 was 110, 113 और 280, तो 289। ये है ना जी क्वेश्चन। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनो, इसमें एक चीज और आप नोट डाल दो छोटा सा, ठीक, कि अगर 2001 से पहले घर लिए होगे, क्या लिए होगे, तो आप कॉस्ट भी ले सकते हो और फेयर मार्केट वैल्यू भी ले सकते हो। और फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन का, 1 अप्रैल 2001 का, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। क्या हो, और बेनिफिशियल हमेशा हमारे लिए कौन सी होगी, जो ज्यादा होगी, क्योंकि जितना ज्यादा आपकी कॉस्ट उतना ज्यादा आपकी कॉस्ट, उतना ही कम आप माइनस करोगे, सब ज्यादा माइनस करोगे, और जितना ज्यादा माइनस करोगे उतना ही कैपिटल गेन क्या आएगा, कम आएगा। ठीक, तो अगर 2001 से पहले होगे तो आपको कॉस्ट भी दिया होगा और आपको क्या दिया होगा, फेयर मार्केट वैल्यू भी होगा, और उसमें जो आपको बेनिफिशियल होगा आप वही ले लोगे। अब हम क्वेश्चन देखें, इसको जरा मिटा देते हैं। ठीक है, चलो देखो, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? हम जरा इसका फोटो बना लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि हमारे पास इस तरीके से ये है, और ये हमको दिया हुआ है 1998 और 1999। बोलो, इस समय मैंने घर खरीदा है कितने का, 1.5 लाख का। ये हमने घर क्या कर लिया, खरीद लिया, लैंड है कि हाउस है, जो भी है, रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है। और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2001 को कितनी है, और 1/4 2 लाख की है। तो हमारे पास एक तो कॉस्ट दिया और एक क्या दिया है, फेयर मार्केट वैल्यू। तो पहले तो तुम यहीं पे एक चीज हमको बता दो कि क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ले कि कॉस्ट ले,
फेयर मार्केट वैल्यू ले क्योंकि वो हाई है, तो वो मेरे हिसाब से लेना ज्यादा अच्छा है, तो हमने बेनिफिशियल क्या ले लिया, 2 लाख ले लिया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ही गिफ्टेड द हाउस टू वाई, ये एक्स ने घर खरीदा था और इसने वाई को दे दिया, गिफ्ट कर दिया। किस दिन में गिफ्ट किया है, 2004-5 में, यानी कि 4-5 में इसने इसको गिफ्ट कर दिया। जल्दी बताओ, गिफ्ट किया होगा तो वाई ने इसको कितना पैसा दिया होगा, कुछ नहीं। गिफ्ट का मतलब है क्या होता है, गिफ्ट पैसा दे के होता थोड़ा होता है। बर्थडे में जाओ कहो ये लो गिफ्ट, आप फिर जब गिफ्ट दो तो उससे क्या कहो, पैसा दो ठीक, तो वो गिफ्ट होगा क्या, गिफ्ट नहीं है। इसका मतलब कि वाई ने एक्स को कुछ भी पैसा, इसका मतलब कि ये घर इसको फ्री में मिला। आ रही बात समझ में, क्या मिल गया, फ्री में। अब यहीं पे एक और चीज हम चर्चा कर लेते हैं। हमने बताया था कि जब किसी केस में आपको गिफ्ट के तौर पे, विल के तौर पे, इनहेरिटेंस के तौर पे, सक्सेशन के तौर पे अगर आपको कोई भी असेट मिलता है तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर विल डीम टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आ रहा है बात समझ में, यानी कि प्रीवियस ओनर को जो कॉस्ट पड़ी होगी वही डीम मान ली जाएगी कि वाई को भी क्या पड़ेगी, कॉस्ट पड़ेगी। अब जल्दी से बताओ वाई को कितनी की कॉस्ट पड़ेगी, 2 लाख का। इतनी बात समझ में आई, लेकिन इसने 1 भी रुपया दिया नहीं। इतना तक क्लियर है, ठीक है सर। फिर कह रहा है जेड फाइल्ड अ सूट ऑन वाई क्लेमिंग द टाइटल लॉट टू द गिफ्टेड प्रॉपर्टी। अब सुनो बड़ी मजेदार चीज, कौन सा, ठीक तो है, 4 लाख 20,000 आगे तो बढ़े। जेड फाइल्ड अ सूट ऑन वाई क्लेमिंग, यही लाइन ना, ठीक। अब सुनो बड़ी मजेदार बात, मान लो मैंने आयुषी को क्या किया, गिफ्ट दिया घर, कितने का, 4,20,000 का। ये भी खुश, अरे सर का कितना बड़ा दिल है, ठीक, कितना बड़ा घर हमको गिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद से क्या हुआ, जब हमने उसको घर का चाबी भी दे दी, रहना शुरू कर दी, तो मानसी पीछे से आई और आयुषी के ऊपर क्या कर दी, केस कर दी। कह रही कि तुमको लफड़े वाला क्या दिए हैं, घर दिए हैं, ये घर किसका है, मानसी कह रही मेरा है। आगे बात समझ में, यानी कि मानसी ने केस किसके ऊपर कर दिया, आयु, यानी कि जेड ने केस कर दिया वाई के ऊपर, क्या कह के कि भैया ये प्रॉपर्टी क्या है, मेरी है और हमको क्या दो, पैसा दो, ठीक अच्छा। अब वाई पेड ₹50,000 टू कॉम्प्रोमाइज द सूट। अब सोचिए भैया गिफ्ट मिला है, फ्री में मिला है, तो इसने बोला कॉम्प्रोमाइज करना ज्यादा बेटर है, तो इसने मानसी को कितना दे दिया, 50,000 रुपया दे दिया और कॉम्प्रोमाइज हो गया, कहानी खत्म, ठीक। यानी कि मैंने आयुषी को फ्री में गिफ्ट किया 2 लाख की प्रॉपर्टी, ठीक, इसने मुझे 1 भी रुपया नहीं दिया, फिर उसके ऊपर जेड ने क्या कर दिया, केस कर दिया, और जेड को वाई ने कितना पैसा दिया, 50,000 कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, ठीक। अच्छा, वाई पे हो गया 10 दिसंबर 2018 फॉर ₹23 लाख। अब वाई की घर है, तो वाई ने उसको 23 लाख का कब बेच दिया, 10 दिसंबर 2019, यानी 19-20 की बात कर रहा है, कितने का बेच दिया, 23। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप, ठीक। अब सुनो, यहां पे जेड को उसने कितना पे किया है, 50,000। पहले तो बता दे कि इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि 50,000 अगर आयुषी ने मानसी को क्या किया होगा, पे किया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि 50,000 रुपया ये पे किया अपनी तरफ से। तो अब ये नहीं कह सकती कि मैंने 50,000 का खर्चा किया है घर के ऊपर, वो अलग बात है। क्यों, क्योंकि आपके घर पे क्या था, डिफेक्ट था, टाइटल को लेकर के केस था, तो अब ये नहीं कह सकती कि 50,000 रुपए की वैल्यू घर की बढ़ा दोगी। यानी कि 2 लाख की जो कॉस्ट थी, 50,000 जो तुमने पे किया, तो 2.5 लाख का घर नहीं हो जाएगा, वो 50,000 तुमने कोर्ट सेटलमेंट किया है, तो उसको तुम अपने कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते हो। यानी कि अभी भी इसके लिए वो कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 2 लाख, यानी कि इस 50,000 से कोई लेना देना नहीं। अब हम क्वेश्चन करें तो सबसे पहले बताओ क्या लिखते हैं, सेल कंसिडरेशन। बताओ जरा, सेल कंसिडरेशन कितने का था सर, 23 लाख का, यही था। उसमें से माइनस कर दे ICOA। अब मेरी फॉर्मूला देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, 1 अप्रैल 1 के पहले का है, तो हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर या बेनिफिशियल, तो हम लोग कितना ले लेंगे, 2 लाख इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जो कि मुझे पता है कितना है, 289 है,
और ये 1 अप्रैल 2001 से पहले का है तो हम क्या ले लेंगे 100, यानी कि क्या ले लेंगे 100। इसको जरा आप बताओ कितना आएगा। सर कैलकुलेटर आपके पास है 5,78,000। 5,78,000। तो इसमें से हम कितना माइनस कर दें 5,78,000। तुम्हारा आंसर क्या 22,000 और ये हमारा हो जाएगा ICO, सॉरी ये हमारा जाएगा कैपिटल गेन। अब जहां डाउट है पूछो। सेल कंसिडरेशन जो दिया हुआ है कि आपने कितने का बेचा है 23 लाख का, तो वही सेल कंसिडरेशन हो गया। कोई समस्या? कितना आसान है। ठीक, चलो अब यहां से आप लोग क्वेश्चन शुरू करो करना। अच्छा एक और छोटा सा चीज इसी में ऐड कर देते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई डेप्रिशिएबल एसेट है, क्या है जिस पे डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक, और वो तुम बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो या जो भी करते हो, ठीक, तो उस केस में हमारा इंडेक्सेशन नहीं होता है और उस केस में हमेशा निकलता है तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या हम बोले हैं? कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट हो गया तो उस केस में आप उसको अगर बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो तो उस केस में क्या होगा, जितना भी, चाहे तुम 3 साल यूज करो, चाहे 4 साल यूज करो, चाहे 5 साल यूज करो, चाहे जितना भी साल यूज करो, 5 साल के बाद भी अगर उसको बेचोगे तो वहां पे क्या निकलेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही निकलेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब निकलता है तो वहां पे हम लोग इंडेक्सेशन नहीं करते हैं। उस केस में सीधे क्या हो जाएगा, सेल कंसिडरेशन माइनस जो उसकी कॉस्ट होगी, और कॉस्ट किस दिन का लेंगे, जिस दिन खरीदा वो नहीं, WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से जो WDV उस साल की रही होगी वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि फॉर्मूला तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएबल एसेट के केस में सेल कंसिडरेशन, ठीक, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ICOA नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे WDV। किस समय, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। कितनी की आपकी WDV रही, काम खत्म। और इसमें हमेशा क्या निकलेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एस गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं धड़ाधड़। चलो देखो स्पेशल केसेस में कैसे हम लोग निकालते हैं क्या कैपिटल गेन। ठीक, इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, कैपिटल गेन इन केस ऑफ डैमेज या डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। ध्यान से मेरी बात सुनो, मेरे पास कोई एसेट था जो कि कैपिटल एसेट था, ठीक है, और ये डैमेज हो गया या डिस्ट्रक्शन हो गया। डैमेज और डिस्ट्रक्शन का मतलब हो सकता है कि मेरा ये जो लैंड एंड बिल्डिंग था या जो फैक्ट्री थी, ठीक, स्ट्राइक के समय किसी ने आए और मेरे फैक्ट्री में क्या लगा दिया, आग लगा दिया, ठीक, और मेरी फैक्ट्री क्या हो गई, जल गई। ठीक है, स्ट्राइक की वजह से हो सकता है मेरे बिजनेस में क्या लगा दिया, आग लगा दी फैक्ट्री में, तो मेरा फैक्ट्री क्या हो जाएगा, जल जाएगा, डैमेज हो गया। या ये भी हो सकता है कि मेरे पास कोई एसेट था, वो किसी भी वजह से फ्लड आ गई, फ्लड की वजह से डैमेज हो सकता है, बाढ़ आ गई उसकी वजह से डैमेज, किसी भी वजह से क्या हो गया, मेरा फैक्ट्री या मेरा लैंड प्लांट बिल्डिंग कैपिटल एसेट कुछ भी था वो क्या हो गया, डैमेज हो गया। अब मैंने इसका क्या कराया था, इंश्योरेंस। मैंने इस फैक्ट्री का क्या कराया था, इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस वाले ने मुझे कुछ पैसा दे दिया कंपनसेशन के तौर पे। क्या दे दिया, तो जल्दी से बताओ, मेरी बात एकदम ध्यान सुनना। हम लोग पढ़े थे ट्रांसफर, याद है, ट्रांसफर के केस में हम लोगों ने एक पढ़ा था एक्सटिंग्विशमेंट या फिर रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट। एक्सटिंग्विशमेंट या रिलिंक्विशमेंट का मतलब होता है कि एसेट में से हमारा अधिकार ट्रांसफर हो जाना। ठीक, अब ये फैक्ट्री पहले मेरे पास थी, मैंने इसका क्या कराया था, इंश्योरेंस। अब क्या हुआ, जैसे ही फैक्ट्री जल गई मैंने इंश्योरेंस कंपनी से क्या मांगा, क्लेम, और इंश्योरेंस कंपनी ने मेरा क्या कर दिया, क्लेम कर दिया। अब इस एसेट पे जो भी अधिकार होगा वो किसके पास चला जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास। इस बिल्डिंग के अंदर में जितनी भी चीजें रही होंगी, जो भी स्टॉक रहा होगा या जो भी चीजें रही होंगी, अगर जल गया है तो जलने के बाद से वो किसके पास पहुंच जाता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास, उसका अधिकार। ठीक, तो इस केस में जितना भी मुझे कंपनसेशन मिला होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सेल कंसिडरेशन। कोई दिक्कत,
क्योंकि इसमें हम सेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्सटिंग्विशमेंट के वजह से इसको ट्रांसफर मान लिया गया, जिसके वजह से हमने इसको सेल नहीं किया। लेकिन सेल ना करने के बावजूद भी अगर मुझे कंपनसेशन मिलता है तो वो कंपनसेशन उसका क्या कहलाएगा? सेल कंसीडरेशन। ठीक, उस केस में कोई सेल वैल्यू नहीं दी रहेगी, बल्कि जितना भी इंश्योरेंस कंपनी से हमको क्या मिलेगा? कंपनसेशन, वही उसकी क्या हो जाएगी? सेल कंसीडरेशन। पहला केस क्लियर हो गया। दूसरा केस क्या है हमारा? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। हमारे पास कोई कैपिटल एसेट था, उसको मैंने किसमें चेंज कर दिया? स्टॉक इन ट्रेड। पहले समझो कि स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है कि ऐसा एसेट जिसका हम व्यापार करते हैं या जिसका हम बिजनेस करते हैं। ठीक, अब सपोज मेरे पास लैंड था, ठीक, मेरे पास ये लैंड था, तीन बीघा जमीन, कुछ भी कह सकते हो, 3 हमारे पास प्लॉट ऑफ लैंड था, 3 प्लॉट ऑफ लैंड था। फिर मैंने क्या किया? मैंने सोचा कि क्यों ना अब हम इसका बिजनेस स्टार्ट कर दें। पहले हम इसको रहने के लिए खरीदे थे, लेकिन अब मेरा मन करता है कि हम इसका क्या स्टार्ट करें? बिजनेस स्टार्ट करें। तो मैंने अपने इस 2 लैंड जो मेरे पास थी, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? गुड्स में। गुड्स का मतलब कि अब मैं इसका क्या करूंगा? बिजनेस करूंगा। तो जब हम किसी भी एसेट का बिजनेस करते हैं तो वो मेरा क्या कहलाता है? गुड्स या कॉमर्शियल गुड्स, और उसी को हम क्या कहते हैं? स्टॉक इन ट्रेड। तो मैंने अपने कैपिटल एसेट को किस में कन्वर्ट कर दिया? स्टॉक इन ट्रेड में। ठीक, अब जल्दी से बताओ, क्या मुझे कोई पैसा मिला होगा? नहीं सर। मैंने तो अपनी जमीन को सिर्फ पहले जो मेरी जमीन थी मैंने उसको गुड्स में चेंज कर दिया, तो मुझे कुछ भी पैसे के तौर पे नहीं। लेकिन ये ट्रांसफर हो गया, क्योंकि पहले वो क्या था? असेट था, अब वो क्या बन गया? गुड्स बन गया, स्टॉक इन ट्रेड हो गया। तो ट्रांसफर हुआ है, लेकिन उसके बदले में कोई वैल्यू हमको, तो उस केस में कहा गया कि जो भी इसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही क्या मान लेंगे? उसकी सेल वैल्यू। जो भी इसकी क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू होगी, वही उसकी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी, सेल वैल्यू। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, तो पहला केस हमने क्या बोला? अगर इन केस ऑफ डैमेज या डिस्ट्रक्शन होगा तो उस केस में जितना भी कंपनसेशन या जितना भी क्लेम मिलता है वो हमारा क्या हो जाएगा? सेल वैल्यू हो जाएगा, ठीक, या नेट कंसीडरेशन हो जाएगा। दूसरा केस हमने क्या बोला? कैपिटल एसेट को किस में कन्वर्ट कर दिया? स्टॉक इन ट्रेड में। तो जितना भी हमारा फेयर मार्केट वैल्यू होगा, कब? ट्रांसफर के समय, तो वही फेयर मार्केट वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? सेल वैल्यू। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? तीसरा केस हमसे कह रहा है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट टू अ फर्म, एओपी या बीओआई। हम लोग पार्टनर्स में थे, तीनों लोग मान लेते, हम लोग 5 लोग पार्टनर थे, 6 लोग 10 लोग जितने भी हम लोग क्या थे? पार्टनर थे। सबके पास अपना भी एसेट था और एक बिजनेस का एसेट था। समझो, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा बिजनेस फर्म है, इसमें ये ए बी सी क्या है? पार्टनर है। तो यहां पे भी लैंड होगा, बिल्डिंग होगी, कुछ मशीन उशीन रखी होगी, कई सारे एसेट रखे होंगे। ठीक, अब ए के पास भी खुद का लैंड बिल्डिंग रहा होगा, बी के पास भी खुद लैंड होगा और कुछ क्या होगा? बिल्डिंग इनके पास थी। अब इन्होंने क्या बोला कि मैं अपना एसेट किसको दे रहा हूं? फर्म को दे रहा हूं। आ रही बात समझ में? और बदले में फर्म इनको 1 भी रुपया नहीं देगा, क्योंकि भैया हम तो अपना एसेट लगा रहे हैं। हो सकता है कुछ दे भी दे, लेकिन नॉर्मली हमको मान लो वैल्यू नहीं मिलता है कुछ। तो उस केस में अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसका मतलब कि ये व्यक्ति इसको ट्रांसफर कर रहा है, इसका मतलब कि कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा है। और जब कभी भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है तो वहां पे क्या निकलता है? कैपिटल गेन। लेकिन कैपिटल गेन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? सेल कंसीडरेशन, जो कि इसमें नहीं है। तो मामला फंसा, हम सेल कंसीडरेशन कितना ले? तो उसके लिए बोला है कि ये एसेट इस बुक में जितने का रिकॉर्ड होगा वही उसकी क्या मान लिया जाएगा? सेल कंसीडरेशन। जितना वैल्यू इस बुक में क्या होगा? भाई अपने यहाँ तो रिकॉर्डिंग करेंगे नहीं है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप तुम लोग पढ़े होगे तो कैपिटल अकाउंट जब बनाते थे तो अगर कोई एसेट पार्टनर लगाता था अपना तो उसकी हम लोग एंट्री पास करते थे।
ठीक, कि भैया इन्होंने ये एसेट क्या किया है, फॉर्म में लगाया है, इंट्रोड्यूस किया है, तो उतने से उनकी कैपिटल क्या होती थी, बढ़ती थी। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने लैंड लगा दिया, प्लांट एंड बिल्डिंग लगा दिया, बाय लैंड एंड प्लांट बिल्डिंग बाय मशीनरी, ऐसे करके कुछ लिखते थे। यानी कि अगर इसने कोई एसेट लगाया, फ्री में लगा रहा है, लेकिन इसके बदले में ये इनको कुछ भी नहीं दे रहा है, तो उस केस में सेल कंसिडरेशन की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, सेल कंसिडरेशन की वो वैल्यू मानी जाएगी जिस वैल्यू पे इन्होंने अपने यहां रिकॉर्ड किया, वही क्या हो जाएगी, सेल कंसिडरेशन। कोई दिक्कत? उसी सेम तरीके से ये भी हो सकता है ना कि कैपिटल एसेट फर्म में से किसके पास चला जाए, इनके पास आ जाए। ये भी उल्टा भी तो हो सकता है भाई, ये इसमें लगा सकता है तो ये भी तो इसको यहां से ट्रांसफर कर सकता है। तो उस केस में भी जितने का वो सेल वैल्यू करेगा, यानी कि जो बुक में वैल्यू दिखाएगा, वही बुक वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सेल कंसिडरेशन मान ली जाएगी। कोई दिक्कत? इस केस में क्या होगा, पहले वाले केस में जिस वैल्यू पे क्रेडिट करेगा वो, और इस वाले केस में जितने वैल्यू पे दिखाएगा वो, क्योंकि दोनों ही केस में हमको सेल कंसिडरेशन नहीं दिया है। लास्ट, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंपल्सरी एक्विजिशन। ये सब इसलिए हम थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे कि बहुत रेलेवेंट नहीं है, एक दो क्वेश्चन आपका इससे दे सकता है। तो सिर्फ जो काम कीजिए वही बता रहे हैं। पहले वाले केस में जितना आपको क्या मिला होगा वो ले लेंगे, दूसरे वाले केस में जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू रही होगी, जिस समय ट्रांसफर किए होंगे वो ले लेंगे, तीसरे वाले केस में जिस वैल्यू पे आप उसको दिखाओगे, और चौथे वाले केस में भी जितने वैल्यू पे आपको अपना उसको दिखाओगे। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद से पांचवा क्या है, कंपल्सरी एक्विजिशन। कंपल्सरी एक्विजिशन तुम लोग को याद होगा, उस दिन हम बताए थे आप लोग को। कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में ये जमीन थी, सॉरी रोड था हमारा, और यहीं पे क्या था, बिल्डिंग थी। ठीक है, अब क्या हुआ, सरकार ने बोला कि मुझे इस रोड को और क्या करना है, चौड़ा करना है, और ये बिल्डिंग जो है ये हम आपकी क्या कर लेंगे, गिरा करके डेमोलिश करके हम इसको किस में ले लेंगे, रोड में ले लेंगे, और इसके बदले में हम आपको क्या देंगे, कॉम्पनसेशन। हम तो बोलेंगे पढ़ा चुके हैं, कॉम्पनसेशन देंगे, मुआवजा देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम यहां पे उसको सेल नहीं कर रही हो, लेकिन तुम्हारा एसेट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो तुम्हारा ये कैपिटल एसेट था और ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर भी हो रहा है। तो उस केस में जितना भी सरकार तुमको कंपनसेशन देगी वही तुम्हारी क्या हो जाएगी, सेल कंसिडरेशन हो जाएगी। क्लियर हो गया? पक्का? यहां से लेकर के यहां तक में कोई दिक्कत है? ठीक, लास्ट केस सुन लो। लास्ट केस क्या है, स्लम्प सेल। स्लम्प सेल का मतलब होता है सारे के सारे असेट्स को एक साथ बेच देना। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बिजनेस था, ध्यान से मेरी बात सुनो, ये मेरा क्या था, इसमें फर्नीचर भी था, इसमें एसी भी था, इसमें लैंड भी था, इसमें बिल्डिंग भी थी, इसमें फैक्ट्री में मशीन भी थी, कई सारी चीज थी। ठीक, मान लीजिए इसमें 10-12 कैपिटल एसेट थे। अब हमने क्या बोला कि ये पूरा का पूरा मुझसे आप ले लो 1 करोड़ में। यानी कि मैंने ये नहीं बोला कि लैंड ले लो अलग से, ये भी नहीं बोला कि बिल्डिंग ले लो हमसे अलग से, ये भी नहीं बोला कि फर्नीचर इसका ले लो अलग से, ये भी नहीं बोला कि एयर कंडीशन लो, ये सब अलग अलग नहीं बेचा। मैंने बोला कि ये पूरा का पूरा आप एसेट उठा लो, कितने का, इतनी बात समझ में आई? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लम्प सेल, जहां पे एक एक एसेट इंडिविजुअल ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि पूरा का पूरा एसेट एक साथ ट्रांसफर हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लम्प सेल। अब मामला फंसा कि इसमें भैया ये तो पता है कि हमको सेल वैल्यू कितनी है, 1 करोड़, कितना हमको मिल रहा है, इसमें सेल वैल्यू तो क्लियर है, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माने, ये तो हमको पता नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो सबकी अलग अलग होगी। लैंड की कॉस्ट क्या होगी, अलग होगी, बिल्डिंग की कॉस्ट अलग रही होगी, फर्नीचर की अलग, क्योंकि सब तो अलग अलग खरीदे हैं। तो उस केस में कहा गया कि जो इस कंपनी की नेटवर्थ होगी, क्या चीज, नेटवर्थ जो होगी, उसी को हम क्या मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या बोले हैं, अगर स्लम्प सेल हुआ होगा,
स्लम सेल का मतलब कि सारे के सारे असेट्स एक साथ उठा करके बेच देना। तो उसमें मुझे सेल वैल्यू तो क्या होगी, पता होगी, लेकिन मुझे क्या नहीं पता होगा, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना ले लेंगे, जो उसकी नेटवर्थ रही होगी। अब मामला समझते हैं कि नेटवर्थ क्या होता है। ये बैलेंस शीट बनाएंगे ना, ये टोटल असेट होगा और ये क्या होगी, टोटल लायबिलिटी। इसमें एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, कुछ एक्सटर्नल क्या होती है, लायबिलिटी। तो टोटल असेट में से अगर हम लायबिलिटी को माइनस कर दे, एक्सटर्नल लायबिलिटी को, तो जो बच जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्थ। यानी कि आपके पास क्या क्या बच गया, आपके पास बच गया इक्विटी शेयर, आपके पास बच गया प्रेफरेंस शेयर्स, आपके पास बच गया रिटेन अर्निंग। तो रिजर्व एंड सरप्लस मिलाकर के तुम्हारा क्या बनता है, नेटवर्थ। यानी कि ओनर का हिस्सा, तो ओनर इक्विटी हो गई, ओनर प्रेफरेंस हो गई, और ओनर क्या हो गए, रिटेन अर्निंग यानी कि प्रॉफिट। तो ये तीनों मिला के तुम्हारा क्या बनता है, नेटवर्थ। काम खत्म, कोई दिक्कत, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी, नेटवर्थ ले लिया जाएगा। ये आपके 6-7 इंपॉर्टेंट केस थे जो कि हम लोग क्या कर लिए, खत्म कर लिए। ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल 1-2 क्वेश्चन छोटे मोटे आ सकते हैं तो आएंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन होमवर्क लगा लो, 1 से लेकर के 8 तक 10 तक जितना भी है।